जरूरी है। प्रेम तथा सामाजिक संबंध, हमारे अंदर सामाजिक रूप से प्रेम भाव होना चाहिए। हम हर प्राणी के प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, मनुष्य के प्रति भी, एक दूसरे के प्रति भी, और अलग अलग जितने प्राणी हैं सबके प्रति हमारे अंदर एक प्रेम भाव, दया का भाव, प्रेम भाव, ये सब भाव होने चाहिए। ऐसा इमोशनलेस व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अलग अलग इमोशंस, अलग अलग भाव, उसी में प्रेम भाव भी आता है। तो हमें प्रेम भाव हर किसी के प्रति रखना चाहिए। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति ही रख सकता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है। कई बार हम हर किसी को, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है उसको देख के तो अच्छा लगेगा, जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता उसको देख के इरिटेशन, गुस्सा आता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर प्रेम भाव का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक स्तर पर, समाज में जब आप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, तो समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके अंदर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, ना कि दूसरों को। ठीक है, तो प्रेम भाव जरूर रखना चाहिए। सुरक्षा का भाव होना चाहिए। शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास इत्यादि, तो इनके प्रति भी काम करना। जो हमारी भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें काम करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद बारी आती है आदर्शवादी विचार। मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की असफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है। कि मैस्लो के अनुसार आप किसी एक काम में एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब काम कर रहे हो और उसमें आप असफल हो रहे हो, तो वो मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है ना। बार बार आपके अंदर अगर फेलियर आ रहा है, एक फेलियर को, बट फेलियर के प्रति भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उससे लर्निंग होनी चाहिए। लेकिन जो गलती आपने उसमें की है वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा, ठीक है, अगर उससे आप लर्निंग लेके एक शिक्षा लेके आगे बढ़ते हो और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते हो तो सफलता जरूर मिलती है। पर अगर आप उससे लर्निंग नहीं ले रहे हो असफलता से और बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, तो आपको बार बार असफलता भी मिलेगी और वो आपको निराश भी करती है। तो इस असफलता से गलतियों का सीख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर उनसे सीख लोगे तो बेहतर मनुष्य बनोगे, बेहतर सफलता पाएंगे अपने काम में। तो ये जरूरी होती है चीजें। यह विचार मानवता को अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि में रखता है। श्रेणी में प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रोजर्स आते हैं। मैस्लो मनुष्य के स्वप्रकटीकरण और स्वतत्व विकास के उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। मनोवैज्ञानिक जो मैस्लो हैं और रोजर्स आते हैं, उनके अनुसार स्वप्रकटीकरण, अपने आप को प्रकट करना, अपने भाव को प्रकट करना, ठीक है, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे भाव हैं, उनको प्रकट करना। स्वतत्व विकास, अपने विकास के लिए काम करना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। अगर आप अपने आप को सही से प्रकट कर पाते हो, अपनी बात को सही तरीके से कह पाते हो, अपने विकास के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए निरंतर काम करते रहते हो, तो ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। यानी कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम कर रहे हो उसमें सफलता के चांसेस काफी ज्यादा है, असफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना, अपनी बात को सही तरीके से रखना। कई बार हम बात तो सही कहते हैं पर उसे सही तरीके से कह नहीं पाते, तो यानी कि स्वप्रकटीकरण सही नहीं है, अपनी बात कहने का तरीका सही नहीं है। कई बार हम किसी को कड़वी बात भी कहते हैं पर उसे इतने तरीके से और इतने से आप कहोगे कि वो अगले आदमी को बुरा ना लगे।
तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी बात को सही तरीके से कन्वे करना आना चाहिए। और ये सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। बात सरलता से कही जाएगी तो आपको जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तभी वो पहुंचती है जब उसको सरलता से कहा जाए। कठिन बात को कठिन बनाकर तोड़ मरोड़ कर कहने से वो बात का महत्व या उस बात का अर्थ बदल जाता है। सीधा बात कहेंगे, सरलता से कहेंगे, निर्मल भाव से कहेंगे, तो वो आपके बात सही तरीके से कन्वे भी होगी और वो किसी को बुरी भी नहीं लगेगी। और अपने विकास के लिए निरंतर काम करना भी जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते रहें निरंतर नियमित रूप से। तो वो चीजें भी जरूर काम करने की होती हैं। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं ढूंढेंगे, अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। जब हम अपनी कमियों को देखते हैं तो उनको दूर करने पे काम करते हैं। तो ये आपके लिए जरूरी है और ये आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं में निहित सुप्त क्षमता विकसित कर अपनी वास्तविक पहचान बनाता है। मतलब अपने अपने अंदर निहित सुप्त क्षमता, जो हमारी छुपी हुई क्षमताएं हैं, उनको ढूंढ के उनको बाहर लाना, उनको निखारना, उन पे काम करना, उनको इम्प्रूव करना। तो ऐसे सुप्त क्षमता विकसित करके अपनी एक वास्तविक पहचान बना सकता है। तो कई बार हमारे अंदर पहचान होती है पर वो सुप्त अवस्था में होती है, इनएक्टिव होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो उसको पहचानना, उसको निखारना, उस पर काम करना ही तो सबसे बड़ी बात है ना। योग्यता या कुशलता होना ऐसे तो किसी के ऊपर नहीं लिखा होता कि भैया तुम्हारे अंदर ये कुशलता है, तुम्हारी ये योग्यता है। वो तो ढूंढनी पड़ती है। जैसे एक बच्चे का गुण किस में इंटरेस्ट है, वो पेरेंट्स देखते हैं जब वो बहुत छोटा होता है कि इसका रुचि बच्चे की किधर है, किस चीज में है, खेल में है, पढ़ाई में है, किस सब्जेक्ट में है, किस में है ना। ये तो उसकी योग्यता को, कुशलता को ढूंढा जाता है और फिर उसे उसी तरफ आगे बढ़ने में मदद की जाती है। तो ऐसा बच्चे के ऊपर तो नहीं लिखा ना कहीं भी कि भैया इस ढूंढनी पड़ती है। कई बार दूसरे उसमें आपकी मदद करते हैं, कई बार आप खुद से अपनी मदद करते हैं और फिर वो योग्यता को निखारना जरूरी है। ठीक है, मान लिया आपके अंदर पेंटिंग की क्वालिटी है, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप गाते अच्छा हो, आप सिंगिंग अच्छी करते हो, बट सिंगिंग की क्वालिटी तो है, आपकी आवाज अच्छी है, आप बट उसमें निखार जब तक नहीं लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी ना। किसी भी कुशलता, योग्यता को निखारना जरूरी है। उसका पहचानना ही काफी नहीं है, उसको पहचान के निखारना बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक रूप दृष्टि से सामान्य कहलाता है, उसका व्यवहार सामान्य होता है। समझ गए कैसा व्यक्ति सामान्य होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और एक आदर्श जीवन शैली कैसी होनी चाहिए WHO के अनुसार। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक अच्छा, एक आइडियल लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए के अनुसार सकारात्मक अच्छा क्रिया कलाप ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है। तो सकारात्मक अच्छे क्रियाकलाप करना, अच्छे काम करना ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से हमारा दृष्टिकोण रोगों की कमी के बजाय एक आदर्श के संबंध में है। ऐसा नहीं कि बीमारियों की बात, यहाँ पे के आदर्श के संबंध में है। कोर्चिन के शब्दों में सामान्यतः मूल्यों से बचना न तो संभव है और न ही वांछित है। ऑफर और सबरीन ने मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र में सामान्यता के विषय में बतलाया। कॉर्चिन ने सामान्यतः को निर्धारण इन 5 कसौटियों पर किया। सामान्य व्यक्ति क्या है, इन कसौटियों पे उनको बताया गया। पहला है स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा गया है। स्वास्थ्य की सामान्य अर्थ बीमार ना होना या रोग का अभाव। यदि व्यक्ति में कोई गंभीर विकृति नहीं है और व्यवहार को सामान्य माना जाता है
ऑफर व सबरीन के अनुसार यह श्रेष्ठ व आदर्श की स्थिति में नहीं बल्कि केवल पर्याप्त की स्थिति को इंगित करता है। उक्त प्रकार से सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है और समाज में समायोजन करके चलते हुए मानसिक आरोग्यता प्राप्त करता है। केवल उसको स्वस्थ नहीं किया गया जिसके अंदर शारीरिक रोग नहीं है, उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा गया है। अच्छी बात है, आप निरोगी हैं, आपके काया में कोई रोग नहीं है, उसको लेकिन स्वस्थ व्यक्ति उसको कहा गया है जो कि सही व्यवहार करता है मानसिक रूप से। वह श्रेष्ठ आदर्श सामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति को स्वस्थ कहा गया है। ठीक है, तो जब आपका व्यवहार सामान्य हो, सामाजिक रूप से, उसको स्वस्थ किया गया, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, तो तब आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आदर्श की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। तो आदर्श में कैसे आप एक आइडल, एक आदर्श, आप नियमों को, सब चीजों को, एक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में व्यवहार कर रहे हो, श्रेष्ठ की स्थिति में हो, तो आपको सामान्य कहा जाता है। कॉल रोजर्स के अनुसार पूर्णतया क्रियाशील व्यक्ति तथा ऑलपोर्ट का परिपक्व व्यक्तित्व आदि इस आदर्श की विधि रूप है। जो क्रियाशील व्यक्ति है, कर्म करता है, अच्छे से पूरा दिन एक कर्म करते हुए बिताता है और व्यक्ति मैच्योर है, उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है, उसके अंदर समझ, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो, तो ऐसा व्यक्ति आदर्श व्यक्ति माना गया है। फ्रेड के अनुसार सामान्यतः एक आदर्श कल्पना है, दूसरे अर्थ में प्रत्येक विचारक के लक्षण अपने अपने मूल्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके अनुसार आदर्श व्यक्ति की परिभाषा हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस विचार से मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक, तो अभी पहले स्वास्थ्य दृष्टि से, आदर्श दृष्टि से, अब तीसरा पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। सांख्यिकी के अनुसार जो औसत है वही सामान्य है तथा औसत से अधिक या कम असामान्य माना जाता है। उदाहरण के तौर पर बुद्धि लब्धि का मध्यमान औसत जो है 100 है, 100 से कम 80 व 100 से अधिक 120 तक भी सामान्य दृष्टि या सामान्य बुद्धि का माना जाता है। 100 से कम 50 है, 100 से अधिक 150 तक असामान्य कहा गया है। अगर आपका बुद्धि का जो स्तर है वो 80 से 120 के बीच में, ऐसा आप लिख सकते हो, 80 से 120 के बीच में अगर आपका है तो वो एक सामान्य है। लेकिन 80 से नीचे अगर जा रहा है या फिर 120 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 80 से नीचे 120 से ऊपर, तो उसको असामान्य माना गया है। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से सही व उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्ति के गुणों के वास्तविक अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मत भी दिए गए हैं कि यह वैचारिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक, आपका व्यवहार कैसा है, तो उसके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक रूप से आप कैसे हैं, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। तो वो एक, ये तो वैज्ञानिक स्तर हो गया ऐसे कैलकुलेट करने का, पर व्यवहारिक दृष्टि से भी हम बात करके पता हमें चल जाता है या समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से, स्वस्थ रूप से कैसा व्यक्ति है ना। हम हर किसी से बात करके, स्पेशली जब कोई नए व्यक्ति से मिलते हैं या आप जिससे रोज भी बात कर रहे हो, तो आप सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हो कि सामान्य जो सामने वाला व्यक्ति है ये किस सोच का है, ये सही है या गलत है ना। हर कोई ये जज करता है जब हम किसी से भी बात करते हैं, स्पेशली कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से बात करने पर हम अपने ही मन में, अपने मस्तिष्क में उस व्यक्ति को नाप तोलते जरूर हैं।
उसके व्यवहार के अनुसार, उसके बातचीत के स्तर पर, बहुत सारे उसके हाव भाव के आधार पर, उसके जो ड्रेसिंग सेंस है, उसके बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर, बहुत सारे ऐसे बाह्य चीजें होती हैं जिनको हम देख के ऐसे समझ बनाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, सही होगा, गलत होगा, किस किस सोच का व्यक्ति होगा। तो हम ये हर किसी को देख के हम व्यवहारिक मतलब व्यवहारिक स्तर पर हम ये कैलकुलेट करते हैं, हर कोई व्यक्ति। तो अब बारी आती है सामाजिक। हम ऐसे कैलकुलेट तो नहीं करते ना कि बैठ के कि भैया इसका ऐसे 80 से नीचे है या 120 से ऊपर। हम तो व्यवहारिक स्तर पर व्यक्ति को जज करते हैं कि इसका व्यवहार बर्ताव कैसा है, उस स्तर पर हम किसी को जज करते हैं और उसको सही गलत के कसौटी पर उसे मापते हैं, है ना। हर एक का अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। ये व्यक्ति चालाक है, ये व्यक्ति शरीफ है, ये व्यक्ति लालची है। तो ये बहुत सारी ऐसी कसौटियां होती है। ईमानदार हो सकता है, ये बेईमान हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे कसौटी होती है। हम हर एक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर हर व्यक्ति को इस तरीके से देखते हैं। इसके बाद बारी आती है सामाजिक स्वीकार्यता की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। समाजशास्त्री व मानव शास्त्रियों के अनुसार यदि कोई व्यवहार शैली आदर्श समाज के द्वारा मान्य व समाज के अनुरूपी होती है तो उसे सामान्य कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसको असामान्य कहा जाता है। लिंटन के अनुसार सामान्य व्यवहार वही है जो सामाजिक प्रत्यक्षों के साथ मेल खाता हो, यानी कि सामाजिक स्तर पर मेल खाता हो। परंतु वह जरूरी नहीं है कि एक समाज में सामान्य कही जाने वाली व्यवहार शैली आदर्श एक दूसरे समाज में भी सामान्य कही जाए। कुछ व्यवहार शैली आदर्शों को दूसरे समाज में असामान्य भी माना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति को हम अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, वहां पे सामान्यता की एक परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, तो अब हर जगह, हर परिवार में, हर देश में, हर समाज में वो परिभाषाएं बदलती रहती हैं और हम अपने समाज के अनुसार उन परिभाषाओं के अनुसार ही हर व्यक्ति को मापते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सामान्य व्यक्ति की परिभाषा एक ही है। हर जगह, हर अलग अलग देशों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग लोगों के बीच सामान्य व्यक्ति की परिभाषा बदलती रहती है। हम पेज नंबर 6 पर आ गए हैं। पॉइंट नंबर 5, एक प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः। एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत इसी पर आधारित है। इनके अनुसार शिशु अवस्था की सामान्य क्रियाओं के प्रौढ़ावस्था में असामान्य माना जाता है। एक बच्चा जैसे एक्टिविटी करता है, अगर ऐसा ही कोई बड़ा व्यक्ति करेगा तो उसको असामान्य माना जाएगा, है ना। बच्चे के लिए वो चीजें सामान्य मानी जाती हैं। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कोई चीज को वो मतलब गिरा रहा है, वो सब तो उसके लिए वो सामान्य है। ऐसा ही कोई बड़ा व्यक्ति करेगा तो उसके लिए वो असामान्य है। इसी प्रकार युवावस्था की सामान्य क्रियाओं को वृद्धावस्था में असामान्य माना जाता है। ठीक है, तो हर एक एज ग्रुप वाइज भी चीजें बदलती हैं। ठीक है, महिला के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, टीनेजर्स के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग। सामान्यता की परिभाषा बदलती रहती है और जो एक के लिए सामान्य है वो हो सकता है दूसरे के लिए असामान्य माना जाए। इस प्रकार एक समय में जो क्रिया शिशु के लिए सामान्य है वह प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में असामान्य मानी जाती है। यदि शिशु वाले कार्य प्रौढ़ावस्था में किए जाएंगे तो वे असामान्य कार्य समाज द्वारा बताए जाएंगे।
इस प्रकार पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रूप से आरोग्यता हेतु वह व्यक्ति सामान्य है जो रोगी नहीं है, औसत है, सामाजिक मानता है, आदर्श, परिपक्व एवं पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति है। तो जो वेस्टर्न जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक सामान्य या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? उनके अनुसार आदर्श व्यक्ति हो और परिपक्व हो, पूर्ण क्रियाशील हो, मानसिक स्वास्थ्य की पहचान उनके लक्षणों से करना उचित प्रतीत होने से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। आत्म मूल्यांकन करना, आत्मनियंत्रण की भावना, समायोजन की क्षमता, सुरक्षा की क्षमता, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ मतलब असेसमेंट, अपने आप को परखना, हमारे ये सबसे जरूरी है। हम अपने आप का मूल्यांकन अगर करना सीख जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है ये। हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ हमारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम दूसरों का आकलन करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हमें अपने आकलन करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अपने आप की हमेशा दूसरों को असेस करने से, दूसरों को जज करने से बेहतर है अपने आप का मूल्यांकन करे। ठीक है, अपने आप का मूल्यांकन कौन व्यक्ति करेगा? हर कोई तो ऐसे ही समझते ना, मैं तो सही हूं, मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, है ना। बस सारी कमियां तो सामने वाले में ही है, हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे अंदर सेल्फ असेसमेंट की क्षमता या भावना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? अगर गलती कर रहे हैं तो उसे सुधारने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने आप को तभी सुधारेंगे जब हमें पता तो चले हमारी गलती क्या है। दूसरा गलती बताएगा तो आपको बुरा लगेगा। अपनी गलती का असेसमेंट आप खुद करेंगे तो बेहतर तरीके से उसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो आपका भला चाहने वाला व्यक्ति हो और आपको आपकी कमी बताए तो उसकी बात का बुरा ना मान के उन चीजों को समझें और उसको बेहतर करने की या उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव है कि कोई हमारी तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता रहता है, कोई हमें हमारी कमी बताए तो हमें बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं, कोई अगर हमें बेहतर बनाने में हमारी मदद करना चाहता है कोई, तो उस चीज पे आपको सुनना चाहिए। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, क्या ये वाकई में मेरे अंदर कमी है और क्या मैं इसको सुधार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आत्म नियंत्रण की भावना, नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए, गुस्से पर, है ना, अपने अपने भावों पर। हम जो चाहते हैं बस यही हो जाए, यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सब भाव रखते हैं। तो जो हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आता है ना। हमने एक कल्पना कर ली कि हमारा जीवन ऐसे 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 चलना चाहिए, जीवन में ये ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। वो वैसे वैसे अगर नहीं हुआ तो फिर बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो नियंत्रण भाव नहीं है। कई बार परिस्थिति तो हमारे अनुसार नहीं चलती ना। बहुत अच्छा है अगर वैसे वैसे चीजें चल रही हैं जैसे हम सोच रहे हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, पर अगर वैसे नहीं है तो उस चीज को समझें और जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो आप सुखी रहेंगे। ठीक है, तो परिस्थिति तो वैसे ही चलती है जैसे चलनी होंगी। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए। अब जैसे आपको चाय कॉफी की आदत है तो उसको कम करने की कोशिश करें, कंट्रोल होना चाहिए। अब मुझे चाय नहीं पीनी, अब तो कंट्रोल होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे चीनी छोड़नी है तो मेरे अंदर कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो मैं चीनी छोड़ पाऊंगी। या किसी भी चीज को छोड़ने के लिए
अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम सभी जानते हैं क्या क्या चीजें गलत हैं, क्या सही हैं, फिर भी हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। तो यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो यानी कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति कैटेगरी में नहीं आते। समायोजन, समायोजन मतलब सबके साथ मिक्स होने की क्षमता, ऐसा ये क्षमता भी बहुत जरूरी है ना। दूसरों को अपनाने की और दूसरे हर माहौल में हर जगह अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा के लिए काम करना, उसको बेहतर करने की क्षमता, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को, हर जगह सुरक्षा मायने रखती है। तो सुरक्षा के लिए आपको रेगुलर काम करना चाहिए। जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, लाइफ को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। ऐसे कल्पना में नहीं जीना चाहिए कि ऐसे हमने कल्पना कर ली और जीवन बस वैसे ही चले। तो यथार्थवादी भाव होना चाहिए, प्रैक्टिकल समझ लें कि जीवन में चल क्या रहा है, वैसे वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। समन्वित व्यक्तित्व, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक आदि आयाम संतुलित रहते हैं, जिसमें व्यक्ति अंदरूनी तनाव से मुक्त रहता है, क्योंकि सभी बुद्धि, संवेग, क्रिया आदि आयाम पूरी शक्ति से कार्य करते हैं और जिससे अंदरूनी संघर्ष में शक्ति नष्ट नहीं होती। व्यक्ति मानसिक आरोग्यता को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति तनाव मुक्त है, तभी वो चीजों को कंट्रोल भी कर पाएगा अपनी, और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। आपकी मैक्सिमम एनर्जी तनाव को मैनेज करने में चली जाती है। जो व्यक्ति तनाव में होता है वो हमेशा कमजोर महसूस करता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो उसी स्ट्रेस को मैनेज करने में जाती है। जहोदी ने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विषय में कई परिभाषाएं दी हैं और मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। क्या? स्वयं के प्रति व्यक्ति का रुझान होना चाहिए, वृद्धि, विकास और आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, युग्मन, स्वायत्तता, वास्तविकता का ज्ञान और वातावरणीय अधिपत्य। अलग अलग वही सब इसमें भी कहा गया है। अपने प्रति रुझान हो, विकास, वृद्धि और आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, युग्मन, स्वायत्तता और वास्तविकता का ज्ञान, वातावरणीय आधिपत्य। पेज नंबर 7 पर है, WHO के अनुसार आदर्श जीवन शैली। हर समाज और हर व्यक्ति की जीवन शैली उस व्यक्ति में पाई जाने वाली आस्थाओं या उस समाज में प्रचलित विचारधाराओं से प्रभावित होती है। तो हर व्यक्ति की जीवन शैली समाज से भी बदलती है ना। आप जैसे समाज में रहते हो वैसे ही हमारी जीवन शैली होती है ना। हर अब जैसे हर अलग अलग देशों के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, वो उनके अनुसार सही है, हमारा हमारे अनुसार सही है। आस्थाओं पर
हमारी आस्थाओं पर हमारी जीवन शैली निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीजों पर हमारा लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। भौतिक विचारधाराएं, आनंददायक, लाभदायक चीजें एक विशेष जीवन शैली को जन्म देती हैं। तो भौतिक विचार, आनंद आपको किन चीजों में आता है, किन चीजों से लाभ मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक विशेष जीवन शैली को जन्म देती हैं। और इसी प्रकार ईश्वरीय विचारधाराएं, पूर्ण परिपूर्णता, कल्याण पहुंचाने की शैली भी एक विशेष जीवन शैली को अस्तित्व प्रदान करती है। हाँ, देखिए यहाँ पे अब आगे कहा गया है, मनुष्य की वास्तविकता क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, और इस संबंध में किए जाने वाले व्यापक अध्ययन व शोधों के बावजूद मनुष्य के बारे में शोध करने वाले शोधकर्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य को पहचानने के साधन मनुष्य और उसके महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों के बारे में सही और परिपूर्ण उत्तर देने में अक्षम है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न संस्कृतियों व समाजों में मनुष्य की विचारधाराएं उसके जीवन के अनेक चित्र पेश करती हैं कि जिनके आधार पर उसका जीवन या तो अर्थपूर्ण हो जाता है या अर्थहीन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि मनुष्य का लक्ष्य उचित व तार्किक न हो तो पूरा जीवन उसी की ओर चलता रहे, या मनुष्य को ऐसे अस्तित्व के रूप में पेश किया गया हो जो सामाजिक, ऐतिहासिक व जीवन की दृष्टि से जोर जबरदस्ती का शिकार हो। उसका अपना भविष्य निर्धारण करने का अधिकार न तो, और उस स्थिति में उसका जीवन अर्थहीन, खाली, चौपट होकर रह जाएगा। यदि एक ऐसे अस्तित्व के रूप में पेश किया जाए जो तार्किक लक्ष्यों से संपन्न हो और हर प्रकार का अधिकार प्राप्त हो और वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्च लक्ष्यों तक पहुंच सकता हो तथा उसका जीवन अर्थपूर्ण होगा। यानी कि आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, अर्थहीन जीवन ना हो। ऐसा नहीं कि बस आप आए, बस चल रहा है लाइफ, ऐसे नहीं। आपका उद्देश्य, अर्थ होना चाहिए जीवन का। आपका जीवनी दृष्टि से जोर जबरदस्ती के आप शिकार ना हो कि दूसरा ही हर चीज आपकी डिसाइड करे, आपके भविष्य निर्धारण का अधिकार ना हो आपके पास कि आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसका अधिकार भी आपके पास ना हो। तो ऐसा जीवन अर्थहीन होता है, मतलब कुछ नहीं है ऐसे जीवन में। जबकि अगर आपके पास लक्ष्य है, उसके लिए आप काम कर रहे हो और हर प्रकार का अधिकार, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है, आप अपनी चीजों के लिए निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, तो यानी कि आपका जीवन अर्थपूर्ण है। इस अंतर का लाभ एक विशेष जीवन शैली के रूप में निकलेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ये भी वो नहीं होते अधिकार कि वो अपने लिए कुछ सोच सकें, सोच लें तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की मतलब उनके पास अधिकार ही नहीं होती कि हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तब आपके अंदर क्षमता है, कुशलता है, योग्यता है, पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तब भी वो चीजें अधूरी हैं। तो योग्यता, कुशलता को के लिए काम करने के लिए भी आपके पास अधिकार होने चाहिए। आप काम करोगे तभी तो को सफलता पाओगे, और काम करने के लिए आपके विचारों को खुला होना चाहिए, आपके पास अधिकार होने चाहिए काम करने की, आपके पास एक लक्ष्य, ये सब चीजें जरूरी हैं जीवन में। ईश्वरीय धर्मों की दृष्टि से मनुष्य का जीवन केवल इस भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, और मनुष्य यह कि अपने जीवन से भरपूर लाभ उठाए और जीवन के खालीपन से दूर रहना चाहिए और जीवन को का आनंद लें। ऐसा जीवन को खाली, नीरस, उदासीन होके नहीं जीना चाहिए कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन तो आपको एक ही मिला है, इसको आपको खुशी के साथ, आनंद के साथ, लक्ष्यों के साथ जीना चाहिए। अगर आप खालीपन, कुछ नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, कई बार कारण ही नहीं होता लोगों का मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है?
पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आज लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जीवन का अर्थ नहीं है। अर्थहीन जीवन जो व्यक्ति जीता है वही, उसी का मन नहीं लगता। जिस अगर आपके पास लक्ष्य है, अर्थ है, जीवन में काम करने का उद्देश्य है, तो आपके पास समय ही नहीं है टेंशन लेने का। ठीक है, तो टेंशन कब होगा, जब आप, भैया तो बहुत ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, उसमें भी आपको हिम्मत होनी चाहिए कि इस परिस्थिति को आप कैसे संभालें। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में, स्ट्रेस तो मैक्सिमम तो तभी होता है जब आपके पास, आपका जीवन अर्थहीन है। अर्थहीन जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये चीजें आती हैं। अगर आपके पास जीवन में लक्ष्य है, आप अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, है ना, आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो फिर अपने आप आपके जीवन आनंद में होगा, खुशहाल होगा। तो खूब क्रियाशील होके काम करें और अच्छा भोजन करें जिससे ताकत मिले, और क्रियाशील रहें दिन भर। ठीक है, तो काम करते रहेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से कर पाएंगे। हाँ जी। यह जीवन के बारे में पाए जाने वाले मुख्य प्रश्नों के उत्तर, अर्थात हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ जाना है, के अतिरिक्त किसी और वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म इन निर्णायक प्रश्नों के स्पष्ट व पारदर्शी उत्तर देता है और जीवन में पाई जाने वाली भ्रांतियों, अंधकारों को दूर करता है। जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे कंफ्यूजन है, उन धर्म, धर्म मतलब उसमें बताया जाता है कि आपको ये करना है, क्यों करना है। आपके अंदर डाउट आया तो उस डाउट का उत्तर भी मिलता है वहां से। ठीक है, अलबत्ता मनुष्य की बुद्धि में किसी सीमा तक इन प्रश्नों के उत्तर दे सकती है, किंतु बुद्धि की सीमता का इनकार नहीं किया जा सकता और इन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर देने में सक्षम है। इन संबंध में धार्मिक शिक्षाएं मनुष्य की स्वतंत्रता, उसके अधिकार के क्षेत्रों और उसके लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं, और हर व्यक्ति धर्म की छत्र छाया में अपने जीवन के अर्थ को सरलता से पा सकता है। यदि आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी मेंटली क्लियर होती हैं, आपके पास उन चीजों को समझने की अच्छी वो होती है, समझ होती है, और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित आप कर सकते हैं, और हर व्यक्ति धर्म की छत्र छाया में अपने जीवन के अर्थ को सरलता से पा सकता है। ठीक है, केशवरवादी, पैगंबरी या प्रलय के संबंध में धार्मिक शिक्षाओं से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। अब 5 मिनट का समय आप लोगों के लिए है। काफी लोग तो लीव कर गए, लेकिन जितने लोग हैं आप राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैम, जैसे आपने कहा कि अपने आप पर भरोसा, विश्वास, आत्म-नियंत्रण, आत्म-मूल्यांकन, है ना मैम? हाँ। तो रिसेंटली मेरे साथ एक घटना घटी है मैम, कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थोड़ा-सा मतलब ये चीट किया। तो इसमें मैं अपने आप से खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे इससे बाहर आऊँ, कैसे मैं मतलब अपने आप को क्या करूँ? मतलब मैं गुस्सा है उसको कंट्रोल तो करने की कोशिश मैं कर ही रही हूँ कि मुझे उनको फेस ना करना पड़े, मैं उनको कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे और रिलेशन खराब हो जाए मैम। देखिए, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल आपके काम आएगा। यस मैम। जो अच्छा। बोल दिया, जो हो गया हो गया, वो अब कही हुई बात ना आपके कहीं चिपकी हुई है ना, तो आगे चलिए और आगे बढ़िए। हाँ भाई, मतलब ये तो एक मैम एग्जाम्पल हुआ कि आप जब तक अपने अंदर रखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे तभी बढ़ोगे जब आप उसको छोड़ोगे बात को। ठीक मतलब है। यहाँ पे मुझे अपने को सेल्फ रियलाइजेशन देखना है कि मैं कहाँ गलत थी। सेल्फ अपने आप को मूल्यांकन करना है, तो कैसे करना है मैम? हाँ, पहले आप बात को उनसे भी समझिए। कई बार क्या होता है, हमारा हर बात के प्रति अपना दृष्टिकोण होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात है, तो सामने वाले ने अगर कोई व्यवहार किया है, तो आप एक बार अगर अपने आप को उनकी परिस्थिति में रख के देखें या उनके दृष्टिकोण से उस चीज को समझने की कोशिश करें,
तब हमारी चीजों में अंतर नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप वहां होते तो आप उस चीज को कैसे देखते, कैसे करते, और कैसे, क्या आपकी सोच भी वही होती जो अभी उनकी है? तो आप तो अपनी जगह रह के सोच रहे हो, आप अपने आप को उनकी जगह रखे, समझे, जी मैम। से उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब भी हमें किसी के साथ ऐसा मतलब मतभेद होता है, तो हमें अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को रख के उस बात को समझना होता है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण रहा होगा, क्या उनकी सोच रही होगी, किस सोच से उन्होंने वो बात कही या वैसा किया। ठीक है, तो उस चीज को हमें उस तरीके से समझना होता है, क्योंकि हम हर बात को, है ना, तो वो तो हम हमेशा अपने आप को सही और सामने वाले को गलत ही पाएंगे। लेकिन सामने वाले ने अगर कुछ किया है तो पहले एक बार समझने की कोशिश करें कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा किया, तो क्या वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों किया होगा। तो पहले अपने आप को उस जगह रखिए, उस चीज को सोचिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन समझिए कि तो आप धीरे धीरे उस चीज को उस नजर से समझने की कोशिश करेंगे। यस बहुत मैम। कम ऐसा होता है कि मतलब चीजें क्लियर ना हो, लेकिन हाँ, बेहतर होता है चीजों के डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ मैम, एक्चुअली ना मतलब जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है लाइफ में ना, ओवर थिंकिंग इतनी होती है लाइफ मैम। को डिस्टर्ब करना, अगर कोई भी बात आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल रही है, तो उस बात को अपने जीवन पे उतना प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार कोई थोड़ी देर तो सोचे समझे छोड़ दीजिए, उसको कब तक लेके चलोगे? एक दिन तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, और जिस दिन छोड़ो तभी सुखी होगे। बेहतर है आज छोड़ दीजिए। मैम छोड़ ठीक देते है, हैं, लेकिन वो बताए जैसे वो सामने आती है, मतलब तो फिर वो चीज़ याद आ जाती है, वो मतलब जैसे ना एक वो डिस्टर्बेंस फिर वापस शुरू हो जाता है मैम। कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, ये तो मैच्योरिटी है। ठीक है, आप यस किसी मैम। बात को कितनी सरलता से छोड़ देते हो, ये बात बड़ी होती है, ये मैच्योरिटी होती है कि आपने कितने सहज भाव से, सरल भाव से किसी बात को छोड़ दिया, जी मैम। ये सरल भाव से उस बात को जाने दिया। अगर यही इसी को हम कहते हैं मैच्योरिटी, या चीजों को समझना, है ना। हम तो एक यस। सामाजिक व्यक्ति हैं, मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति, और समाज में ना जाने हम कितने व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हर कोई व्यक्ति हमारे अनुसार ना ही बात करेगा, ना ही व्यवहार करेगा, वो उसके जैसा व्यवहार करेगा जैसे उसकी समझ है। तो हम हर किसी व्यक्ति से तो नहीं भिड़ सकते, है ना। तो ऐसे तो दुनिया में आप कहाँ कहाँ किस किस को वो करते रहोगे, ऐसे नहीं होता। हर हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में तो हर कोई व्यक्ति अपनी समझ से अपना बर्ताव करता है। ठीक है, कोई आपके साथ जो है फिजिकली वो कर रहा है या मानसिक टॉर्चर कर रहा है, वो चीज अलग होती है। ठीक है, यस लेकिन मैम। लेकिन अगर सिर्फ मतभेद की हो, उसकी बात हमें समझ नहीं आई या जो भी कुछ है, तो वो चीज अलग होती है, उसको अलग तरीके से समझ। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। प्रणाम मैम।